सबसे पहले तो सीड बिल पर बात कर लेते हैं और यहाँ पर जो हमारी जानकारी है 2004 में पहली बार सीड बिल पे बातचीत शुरू की गई थी और 2025 हो गया है। कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन फाइनली एक ड्राफ्ट बिल यहाँ पर डेफिनेटली पुश किया गया है। आपकी क्या सेंस है? Manisha ji, first, good evening. I think these are all the steps in right direction. क्योंकि input is the starting point for good output. और आज के दिन में हम किसान की जब इनकम डबल करने की बात करते हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सीड है। और हमारे देश में अगर देखा जाए सीड टेक स्पेशली इन पल्सेस दालें जो अधिकतर प्रॉब्लम रहता है ऑयल सीड, इनका यील्ड पिछले 20 25 30 सालों से लगभग सेम चल रहा है। एंड अगर हमको किसान की इनकम को डबल करना है, डबल से पहले कंसिस्टेंट करना है और उसको एक इनकम सरप्लस देना है तो सीड एक सबसे बड़ा स्टेप है। I think after soil testing, seed technology in India should get a lot of momentum. It's a great step in right direction. सुमित, एज ऑफ नाउ उन्होंने ऑफ कोर्स यहाँ पर एक फीडबैक मांगा है, लेकिन इंडियन सीड इंडस्ट्री को हम अगर यहाँ पर हम देखें तो पुराने सीड हैं, R&D में किस तरह का इन्वेस्टमेंट है फिलहाल, साथ ही साथ यहाँ पर आउटडेटेड सीड्स हैं ज़्यादातर। अगर हम एरियाज़ में यहाँ पर देखें, आगे जाकर रेजिस्टेंट चाहिए, क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स भी चाहिए, ज़्यादा वेराइटीज़ भी चाहिए। कितना कुछ काम किए जाने की ज़रूरत है? Let us look at one, what is happening internationally. Second, what is happening in India and what we need from the climate change point of view. China, when they started growing, the first thing they did was to buy seed technology, big seed companies, input companies worldwide. They went after all the majors. Okay. आज जो भी बड़ी seed company है, China has stake into it. आज in India, we are still significantly reliant on domestic technology. And as you have mentioned, very much outdated technology. Second situation, अगर हम देखें, टेम्परेचर चेंज का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ है? विंटर्स थोड़ा कम होती जा रही हैं, मॉनसून्स की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ रेन डेज कम होते जा रहे हैं। एंड एज द वेदर इज चेंजिंग, हमारे सीड को चेंज करने की जरूरत है। जैसे वीट के अंदर हमको बेटर टेम्परेचर कंट्रोल्ड सीड चाहिए जो हायर टेम्परेचर्स को झेल सकें, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में फेब और मार्च के अंदर टेम्परेचर काफी बढ़े हैं। हमें तुअर के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप चाहिए, क्योंकि 150 दिन किसान के लिए रुझान का क्रॉप नहीं है। आज हमको ऑयल सीड के अंदर मोर वाटर रेजिस्टेंट सीड्स चाहिए। तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत हमारे सामने है और हमारे देश का एग्रीकल्चर तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक हम इन सब प्रॉब्लम्स को ओपनली एक्सेप्ट करके एड्रेस नहीं करेंगे। सुमित, साथ ही साथ अब जो ये विकसित भारत 2047 की हम यहाँ पर बात करें, जो कि 100 साल हो जाएगा 1947 से, सभी सेक्टर्स सेगमेंट्स ने यहाँ पर अपना अपना प्लान लेआउट किया है, किस तरह से वहाँ पर पहुँचेंगे वो भी एक चीज़ बनाई है। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार हमने सुनते हुए देखी हैं, चाहे वो सीड्स है, चाहे वो सेल्फ रिलायंस है बहुत सारी कमोडिटीज़ में जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक मल्टी डायमेंशनल प्लान जिसकी ज़रूरत है, क्या वो बन चुका है? क्या हम उसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं? 2047 विकसित भारत एक बहुत एम्बिशियस प्लान है। दैट मीन्स हमारे $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम ऑफ अराउंड $20,000। मनीषा जी, जब भी इनकम बढ़ती है सबसे पहले जो चीज बढ़ती है वो डिमांड है, फूड ग्रेन की डिमांड, ऑयल सीड, प्रोटीन्स की डिमांड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चाइना में 2007 में पर कैपिटा इनकम था $2,500 पर पर्सन पर एनम, विच इज सेम एज इंडिया हैज टुडे, जो आज हमारा है। उस समय उनका प्रोटीन कंजम्पशन आज के मुकाबले 1/3 था। आज चाइना का पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट $14,000 है और हमारा टारगेट $20,000 है। तो इसमें कुछ चीजें जो हमको देखने की जरूरत है। आत्मनिर्भर इज अ ग्रेट स्लोगन, हमारे किसान के लिए वो बहुत जरूरी है, लेकिन एक कंट्री कभी भी, एक देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता जब तक वो कंज्यूमर के बारे में ना सोचे, ओवरऑल अवेलेबिलिटी के बारे में ना सोचे। क्योंकि आगे जाके हमें केवल नॉर्मल वेदर के लिए प्लानिंग नहीं करनी है, हमें एब्रप्ट वेदर चेंजेस के लिए प्लानिंग करनी है। मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर जो विकसित भारत 2047 है उसके लिए हमें बहुत डीपर प्लानिंग की आवश्यकता है। आज चाइना की कंपनीज है वर्ल्ड वाइड
They own port assets worldwide so that food security remains the first agenda. उनके प्रेसिडेंट ने पिछले 10 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्ड इस्तेमाल किया है वो फूड सिक्योरिटी इस्तेमाल किया है और लगातार उसके लिए काम किया है। मेरा मानना है कि अगर हमको विकसित भारत बनना है, जो हम बनेंगे, हमारे को फूड सिक्योरिटी पे और एग्रीकल्चर पे और बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। एंड इट इज नॉट ओनली ड्रिवन बाय विकसित भारत बट Vasudev Kutumbakam, जहां पर we have to see world as a family where all the countries. सुमित, योर पॉइंट इज वेल टेकन। जहाँ तक आपने कहा कि सीड्स आउटडेटेड हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है, और जहाँ तक प्लान करने की ज़रूरत है 2047 के लिहाज से एग्रीकल्चर, वसुधैव कुटुंबकम, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि हमें ओवरऑल यहाँ पर बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है। सुमित, अगर 1 2 3 इन सेंस यहाँ पर आप पुट आउट करें कि ये 3 चीज़ें डेफिनेटली अक्रॉस एग्री, चाहे वो ऑयल सीड्स वाले हैं, पल्सेस वाले हैं, ग्रेन्स एंड सीरियल्स है, राइस है, इन सभी को अपने एजेंडा में इंक्लूड करना चाहिए, तो वो क्या होंगी? प्रोटीन्स, बिकॉज सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी वो प्रोटीन की बढ़ेगी। प्रोटीन इज लार्जली ड्रिवन बाय 2 थिंग्स, पल्सेस एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर लिंक्ड होता है ग्रेन्स, दैट इज सोयाबीन मील एंड मेज, और पल्सेस इज ऑल द डायरेक्ट पल्सेस दैट वी कंज्यूम। आज हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन ऑलमोस्ट 65-70 ग्राम पर डे पर पर्सन है। आई थिंक दैट विल बिकम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। हम जो डिमांड एक्सपेंशन ले रहे हैं आज, हमको एम्बिशियस टारगेट्स लेने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में स्टंटिंग, मॉल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज उसको हमें हटाने की जरूरत है। इंडिया तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा जब तक हम फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो फर्स्ट, as you mentioned, is nutritional security, how we move towards it, how हमारे देश का every citizen have good food on their table should be the criteria. It is not only the calories but a fulfilling diet which helps him to achieve his human potential. Number 2, हमारी आज 80% जनसंख्या को और 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट खाने को गेहूं चावल देती है। अगर विकसित भारत होना है तो these people they will move away from what government gives them to eat what they want to consume. और उसके लिए हमारी प्रोडक्शन को बहुत मेजर तरीके से एक्सपेंड होने की जरूरत है। दैट स्पेंस फ्रॉम ग्रेन्स, ऑयल सीड। इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ूंगा, एक जो आगे आने वाले समय में एक बहुत मेजर टॉपिक बनेगा, वो है फ्यूल, दैट हाउ मच ग्रेन्स वी कैन ब्रिंग इनटू फ्यूल। एंड इसके साथ एग्रीकल्चर इज नॉट कंप्लीट विदाउट टेकिंग केयर ऑफ इंडस्ट्री। तो जो कॉटन सेगमेंट है हमारे को आज एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाला है। हाउ प्लांटेशन क्रॉप्स आर गोइंग टू डू in the country, the overall consumption of cashews, dry fruits in the country is going to expand rapidly. What are the kind of incentives that we are putting so that, because all these segments are labor intensive segments, कैसे हम अपने देश के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को जोड़ते हैं। एंड मनीषा जी, आई विल लाइक टू कंक्लूड दिस थॉट जो आपने 2047 का बोला। आज इंडिया के अंदर मैक्सिमम बिलियनर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं। इंडिया की 45% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। मेरा मानना है अगले 20 साल में मैक्सिमम बिलियनर्स इंडिया में फूड मैन्युफैक्चरिंग से आने वाले हैं, फूड प्रोसेसिंग से आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि it is going to impact the two most difficult, the two most wanted sectors in this country. One is agriculture, second is processing, manufacturing. And we should be very hopeful, very optimistic. Government को बस थोड़ा पॉलिसी इम्पिटस देने की जरूरत है, अपना कंट्रोल थोड़ा कम करने की जरूरत है, एंड दिस सेक्टर इज गोइंग टू थ्राइव इन दिस कंट्री। पॉइंट टेकन सुमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो बहुत चीज़ें बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ से बताने के लिए भी। क्लियरली फ्रॉम आउटडेटेड सीड्स टू फूड सिक्योरिटी टू प्रोसेसिंग और फूड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपने बताया। एंड योर पॉइंट इज़ वेल टेकन, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोटीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, और 80 करोड़ फैमिलीज जिनको फ्री फूड जा रहा है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं यहाँ से निकलेंगी, और अपना वो निकलेंगी ही एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेप होगा जो हमने कुछ सालों से एब्सोल्युटली मूव होते हुए नहीं देखा है।